इस वीडियो में हम उन 6 बड़ी गलतियों का जायजा लेंगे जो सोरासिस के मरीज अक्सर करते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। ये मालूमात आपके लिए मुफीद होंगी। सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी से पैदा होने वाली सोजिश को खत्म करने में महारत रखता हूँ। मेरा तरीका, जिसे माइंड कैमोनेट मेथड कहा जाता है, हजारों मरीजों को खुदकार मुदाफ़ती बीमारियों और हाजमे की खराबियों पर काबू पाने में मदद दे चुका है। हम बगैर दवा के पेचीदा और शदीद बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसमें खुदकार मुदाफ़ती सोजिश और हाजमे की खराबी भी शामिल है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हम ये कैसे करते हैं और हमारी असल कामयाब कहानियां जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाएं या काम विजिट करें और डिस्कवरी कॉल के लिए दरखास्त दें। अब ये गुफ्तगू खास तौर पर सोरासिस पर मरकूज होगी, और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास सालों में बहुत से ऐसे मरीज आए हैं जिन्होंने बगैर दवा के अपने सोरासिस की अलामात को पलट दिया और सोजिश पर काबू पाया। लेकिन आखिर उन लोगों में खास बात क्या है? क्योंकि अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको यही सुनने को मिलता है कि सोरासिस का इलाज मुमकिन नहीं। हकीकत में वो आपको सिर्फ कुछ टेस्ट और कुछ दवाएं आखिरी में दे देते हैं, बस इतना ही। मैं आपको अपनी खुद की खुदकार मुदाफ़ती बीमारी के तजुर्बे से बता सकता हूं कि मुझे भी यही बातें बताई गई थी और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। तो इस वीडियो में मैं उन बड़ी गलतियों पर बात करना चाहता हूं जो लोग सोरासिस के बारे में गलत मशवरा सुनकर करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये नुक्ता नज़र दूं कि किस तरह सोरासिस से गैर मामूली शिफा हासिल की जा सकती है और इसे हमेशा के लिए पलटा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सोरासिस का इलाज करते वक्त वो 6 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जिनसे बचना चाहिए। नंबर 1, आंतों की हरकत को नज़रअंदाज करना। जैसा कि आप जानते होंगे, मुदाफ़ती निज़ाम का 70 से 80% हिस्सा आंतों में होता है। इसे म्यूकोसा से मुंसलिक लिम्फी टिश्यू कहा जाता है, मुख्तसर में मालट, और यह तकरीबन पूरे निज़ाम इंहिज़ाम पर मुहित होता है। तली और जिगर में भी इजाफी मुदाफ़ती टिश्यू मौजूद है, और यहाँ तक कि मुंह और ऊपरी सांस की नालियों का भी इसमें अहम किरदार है। आमतौर पर जब हम ऐसी सोजिश देखते हैं जो पूरे जिस्म को मुतासिर कर सकती है, चाहे वो जल्द हो, जोड़, असाब, तेराइड, आंतें, आलो आबी गदूद, ये तमाम सोजिश, जिम में थकन, दिमागी धुंध, आंखों का खुश्क होना, दर्द जैसे अलामात शामिल है, उन सब की इब्तिदा और मुहर्रिक GI ट्रिकेट यानी निज़ाम इंहिज़ाम से हो सकता है। आखिरी उज़्व जो मुतासिर होता है वो दिमाग, जोड़, जिगर, आंखें, लुआबी गदूद, असाब, जल्द, तेराइड, कोई और हो सकता है, और यह मखसूस बीमारी से मुताल्लिक होता है। तो आखिरी उज़्व मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न मैंने देखा है वो ये है कि सोजिश का आगाज़ GI ट्रिकेट से होता है, और मुख्तलिफ तहकीकी मुतालियात में भी ये बात साबित हुई है। इस हवाले से एक मशहूर कोशिश जारी है जिसे अमेरिकन गट प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये एक प्रेसिजन न्यूट्रिशन और प्रेसिजन मेडिसिन प्रोजेक्ट है जो कुछ आला सतही यूनिवर्सिटी अस्पतालों में जारी है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो भी शामिल है। वो जिस्म में सोजिश की सतह की पेश गोई करने के काबिल हैं, यहाँ तक कि जब किसी को अलामात में शिद्दत महसूस होती है, वो इसकी पेश गोई इस बुनियाद पर कर सकते हैं कि किसी शख्स का फुजला कैसा है। वो बुनियादी तौर पर पाखाना का तज्जिया करते हैं ताकि ये मालूम कर सकें कि क्या ये शख्स आने वाले चंद दिनों हफ्तों में सोजिश की शिद्दत का शिकार होने वाला है। ये सब वाकई हैरान कुन बातें हैं कि सिर्फ आपके फुजले की बुनियाद पर कई दिन पहले ये पेशगोई की जा सकती है कि आपके जिस्म में क्या हो रहा है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? अमूमी तौर पर जब आपके जिस्म में सोजिश की मिकदार ज़्यादा हो तो इसका ज़्यादा ताल्लुक आपकी आंतों में होने वाले अमल से होता है, ख़ास तौर पर यह कि आपकी आंतों में किस किस्म के बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो खुराक को कैसे हजम करते हैं, और ये बैक्टीरिया और उनके फजलात कितनी देर तक आंतों में रहते हैं इससे पहले कि वो जिस्म से खारिज हों। तो ये सब कैसे होता है? सबसे पहली बात यह है कि बाकायदगी से और कसरत से इजाबत होना बहुत ज़रूरी है। ये बात बज़ाहिर सादा लगती है, लेकिन जिन ज़्यादातर लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उनके लिए ये एक चैलेंज है। वो रोज़ाना नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो मुकम्मल तौर पर आंतें खाली नहीं करते, और ये एक मसला बन सकता है। दूसरी बात यह है कि आंतों के माइक्रोबायोम को अक़साम के लिहाज से बेहतर बनाना ज़रूरी है। मैं बहुत से जदीद स्टूल टेस्टों की तशरीह करता हूँ जो आंतों में मुख्तलिफ बैक्टीरिया की आबादी और कैंडिडा जैसे फंगस को देखते हैं। हम बैक्टीरिया के मेटाबोलाइट्स भी देखते हैं, जैसे मीथेन जो आपको आइमू में नजर आ सकता है। हम ऐसे केमिकल्स भी देखते हैं जैसे जूनोलन जो आपको लेकीगत में नजर आ सकता है। इन तमाम मालूमात से ये जाहिर होता है कि आंतों के माइक्रोबायोम में मजमूई तौर पर खराबी है,
और ये बहुत ज़रूरी है कि निज़ाम में बाकायदगी और तसलसल के साथ नई और सेहतमंद अक़साम मुतारफ़ कराई जाएँ ताकि नुकसानदेह जरासीम से मुकाबला किया जा सके। अब मेरा पुख्ता यकीन है कि अगर आप आंतों के निज़ाम की इस किस्म की जदीद फंक्शनल जांच करते हैं, अगर आप ये टेस्ट इस वक्त करते हैं जब आपको सोजिश हो, तो हर चीज़ मुस्बत ही आती है। लेकिन अगर आप ये टेस्ट इस वक्त दोबारा करें जब सोजिश ख़त्म हो चुकी हो, तो नताइज आम तौर पर नॉर्मल रेंज के करीब आ जाते हैं। एक कमी यह है कि जब आपको सोजिश हो, फ़र्ज़ करें आप ये तमाम जदीद आंतों के टेस्ट करवाते हैं और आपको ये नहीं मालूम कि अपनी तवज्जो कहाँ मरकूज़ करें। आप कैंडिडा को ख़त्म करने एंटीबायोटिक से सीबो से छुटकारा पाने की गट को मुख्तलिफ सप्लीमेंट से ठीक करने में हद से ज़्यादा मशगूल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो असल मसला बाकायदा इजाबत न होना है, और अगर आप इस बुनियादी मसले को हल नहीं करते तो ये हालत दोबारा लूट आएगी और ख़ास तौर पर खुदकार सोजिश का सबब बन सकती है। इजाबत के अलावा ये भी निहायत अहम है कि ग़िज़ा सेहतमंद माइक्रोबियल कॉलोनीज़ की हिमायत करे और अच्छे और बुरे जरासीम के तवाज़ुन को बिगड़ने ना दे। आंतों का निज़ाम हमेशा बदलते रहने वाले बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का मजमुआ है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया मीथेन पैदा करते हैं, जैसा कि ओसीबो के मामले में होता है। बैक्टीरिया की इस मखसूस किस्म को आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के असर में आ जाते हैं, जबकि कुछ पर उनका असर नहीं होता। कभी कभार कुछ एंटीबायोटिक सेहतमंद बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है और इसी वजह से आपको सी डिफिसिल कोलाइट्स जैसी हालतें हो जाती हैं। सी डफ इस वक्त होता है जब आपके जीआई ट्रैक्ट में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है, और उसकी अहमियत यह है कि क्लोस्ट्रीडियम एक बायोफिल्म बनाता है जो दूसरे अच्छे बैक्टीरिया को अपनी जगह बढ़ने से रोकता है। तो जब आपको ये हालत हो जाए, तो अगर आपको सही तरीका ना मालूम हो तो इससे छुटकारा पाना खासा मुश्किल हो सकता है। यही बात कैंडिडा की ज़्यादती पर भी सादिक आती है। कभी कभार कुछ फंगसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो जिस्म में हिस्टामिन की मिकदार को बहुत ज़्यादा कर देती हैं। ऐसी सूरत में आपको एलर्जी, छपाकी, दिमागी धुंध और पेट फूलने जैसे मसाइल नज़र आ सकते हैं। आपको जल्द और नाखूनों में भी तब्दीलियां नज़र आ सकती है। इसके अलावा एलर्जी की अलामात जैसे नाक बहना और आंखों का खुश्क होना भी हो सकता है। ये बात सामने आई है कि कुछ खास बैक्टीरिया भी हिस्टामिन की सतह में इजाफा कर सकते हैं, और ये इस बात पर मुनहसर है कि आप किस किस्म की खुराक खा रहे हैं, साथ ही इस बात पर भी कि वहाँ कौन से बैक्टीरिया मौजूद है और वो कितनी देर से वहाँ है। इसी मौजू पर बात करते हुए एक पहलू जो अब भी नज़रअंदाज किया जाता है वो वायरसेस हैं। आप में से बहुत से लोग शायद जानते होंगे कि वायरस इंसानी खलियात को मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो बैक्टीरिया को भी मुतासिर कर सकते हैं? वायरस इस काबिल होते हैं कि वो अपना जीनियाती कोड बराह रास्त बैक्टीरिया में दाखिल कर दें और बाज़ बैक्टीरिया की अक़साम की बीमारी पैदा करने की सलाहियत में इजाफा कर सकते हैं। वो ऐसे जीन्स भी फराहम कर सकते हैं जो बाज़ एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करते हैं। तो फंगस, बैक्टीरिया और वायरस सब इंसानी माइक्रोबायोम में हिस्सा डालते हैं, और ये खुर्दबीनी जानदार अपने अलग जीन्स, अपनी अलग मेटाबॉलिज्म और अपनी अलग नशोनुमा के तरीक़े रखते हैं जो तो इंसानी जिस्म की मदद कर सकते हैं या बाज़ औक़ात इसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ये जानना ज़रूरी है कि फर्मेंटेशन के फुजलाजात हिस्टामिन और बायोफिल्म सब आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतहर्रिक करके जिस्म के दीगर हिस्सों में सोजिश पैदा कर सकते हैं। तो इन चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए खुराक एक अहम किरदार अदा कर सकती है कि वो मखसूस फ़ायदा मंद खुरबीनी जानदारों की मदद करे। नंबर 2, बहुत ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ। मुझे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ख़ास तौर पर मेरी वीडियोज़ के कमेंट्स सेक्शन में। मैं सुनता हूँ कि लोग अपनी खुराक से चीनी और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ निकाल देते हैं, और ये काफ़ी होता है कि उनकी अलामात मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएं, और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। इसकी कई वजूहात हैं कि चीनी और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ जिस्म में तबाही क्यों मचाती हैं। एक वजह यह है कि ये आंतों के खुर्दबीनी जानदारों के निज़ाम में ख़राबी पैदा करती है। चीनी और केमिकल्स मैदे और ऊपरी सांस की नाली में नुकसानदेह बैक्टीरिया की अफजाइश बढ़ा देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि आम मेटाबॉलिज्म मनफी तौर पर मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पर चीनी की मौजूदगी में फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से नुकसानदेह कोलेस्ट्रोल के मुश्तक़ात जैसे आराचेडविक एसिड बनते हैं और टिश्यूज़ को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। चीनी और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की मिकदार भी बढ़ा देती हैं और ऐसे एंजाइम्स को फ़ाल कर देती है जैसे फैटी एसिड सिंथेज़ हार्मोन सिनसीटोलापीज़ और पीरोक्सिसिवम परवोलिफरेटर एक्टिवेटनग रिसेप्टर गामा, जिन्हें प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से मज़ीद बेकायदा किया जा सकता है।
इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा था, चीनी की वजह से बैक्टीरिया और फंगस की ज्यादती जिस्म में हिस्टामिन की पैदावार का एक बड़ा और अहम सबब बनती है। चीनी का हद से ज्यादा इस्तेमाल प्रो इन्फ्लेमेटरी रास्तों को भी फाल कर सकता है, जैसे एन अल्फा फुकापा बेटा, जिससे मजीद सोजिश पैदा करने वाले साइटोकाइनेज खारिज होते हैं। आपको मेरे दूसरे लेक्चर से ये भी याद होगा कि जब कुछ केमिकल एडिटिव्स जिस्म में जाते हैं तो जिस्म रिएक्टिव ऑक्सीजन स्ट्रेस पैदा कर सकता है, जो लिपिड, प्रोटीन्स और डीएनए जैसी खलियाती साख्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। मुतासरा बायोकेमिकल रास्तों में प्रो ऑक्सीडेंट एंजाइम्स जैसे NADPH ऑक्सीडीज और ज़ैंथैन ऑक्सीडीज की सरगर्मी भी शामिल है, और जिस्म में कुदरती हिफाजती एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सपर ऑक्साइड डसम्यूटीज, कैटलीस और बेलोतेइवन पीरू ऑक्सीडीज की रुकावट भी। इस सब का मतलब यह है कि चीनी और प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं का हद से ज़्यादा इस्तेमाल टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकता है और कुदरती मरम्मत के निज़ाम को बुरी तरह महदूद कर सकता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, तो फिर सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं खाकर भी बिल्कुल ठीक क्यों रहते हैं? और उसका जवाब यह है कि उनके जिस्म में सोजिश नहीं होती। जब जिस्म में फ़ाल सोजिश ना हो तो वो आमतौर पर इस किस्म के ग़िज़ाओं को संभाल सकता है। बच्चे इसकी एक बेहतरीन मिसाल हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि उन्हें किसी किस्म की सोजिशी बीमारी नहीं है, तो बच्चे बड़ी मिकदार में प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी वगैरह खा सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। उन्हें शायद सिर्फ थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट या फिर अचानक थकन महसूस हो, लेकिन उनमें वो शदीद सोजिश नहीं होती जैसी कुछ लोगों में होती है जिन्हें फ़आल मुदाफ़ियती सोजिश लाहिक हो। और यहाँ तक कि मेरी क्लिनिक में भी जब लोग अपनी सोजिशी बीमारियों से सेहतयाब हो जाते हैं और कई महीने तक बगैर अलामात के रहते हैं, तो वो दोबारा कुछ ग़िज़ाएं खा सकते हैं, क्योंकि जिस्म पर कोई असर नहीं होता और वो इन ग़िज़ाओं को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब आपके जिस्म में सोजिश हो तो आप खुराक के असरात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नंबर 3, फाटोन्यूट्रिएंट्स की कमी। ये एक और मौजू है जो हमेशा ज़ेर बहस आता है। मेरी वीडियोस में हमेशा कुछ लोग आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि पीलियो डाइट कैसे काम करती है और कार्निवर डाइट हर मसले का हल है, और इस किस्म की सोच काफ़ी अरसे से मौजूद है। याद है एटकिंस डाइट, यहाँ तक कि वीट वॉचरस। इन डॉट्स के काम करने की वजह यह है कि ये ज़्यादातर चीनी और प्रोसेस्ड कार्बो से परहेज करती है। तो कार्निवर डाइट के ज़्यादातर फ़वाइद उन खानों के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होते हैं। ये भी फ़ायदेमंद है कि ये ग़िज़ाएं पेट में ख़मीर नहीं होती। तो इन डॉट्स में कुछ फ़ायदेमंद अनासिर ज़रूर हैं, लेकिन मसला यह है कि सिर्फ गोश्त पर मबनी डाइट इतनी फ़ायदेमंद नहीं जितनी कि फाटोन्यूट्रिएंट्स वाली डाइट, और मैं अभी इसकी वजह बयान करूँगा। आमतौर पर जब हम ग़िज़ाइयत की बात करते हैं तो हम मिक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। फाटोन्यूट्रिएंट्स वो मालिक्यूलर मुरक्कबात हैं जो बुनियादी तौर पर पौधों और फंगस में पाए जाते हैं और इंसानी सेहत पर बहुत मुस्बत असर डालते हैं। तो याद रखें, मैंने पहले कहा था कि चीनी और प्रोसेस्ड कार्बोज से परहेज करना ज़रूरी है। दरअसल पीलियो और कार्निवर डॉट्स के ज़्यादातर फ़वाइद उन डॉट्स के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से हैं। इनमें खमीर बनने वाले अज्जा भी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इन डॉट्स का सबसे बड़ा नुकसान और वजह कि ये तवील मुद्दत में मसाई पैदा कर सकती हैं, यह है कि इनमें आमतौर पर फाटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और फाटोन्यूट्रिएंट्स की 8 बड़ी ज़ैली अक़साम हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इनमें टर्पेन्स, फिनोल्स, क्लोरोफिल, थियोसानेट्स, फाटोएंजाइम्स, फाटोआइल्स, प्रीबायोटिक्स और अल्कालुड्स शामिल हैं। तो ज़रा तसव्वुर करें कि इन फाटोन्यूट्रिएंट्स का मुनज़्ज़म अंदाज में मुताला किया जाए और फिर उन्हें एक डाइट प्लान में शामिल किया जाए। यही बिल्कुल मैंने किया है, और इसे फाटोन्यूट्रिएंट डाइट मुख्तसरा फाटो डाइट कहा जाता है। और आप इसका इब्तिदाई तारुफ अमेज़ोन पर सिर्फ मेरा नाम और द फाइटो डाइट प्राइमर तलाश करके हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फाटो डाइट खाने के इंतखाब के लिए एक ज़्यादा मुफीद फ्रेमवर्क फराहम करती है, क्योंकि इसमें मील प्लान्स डाइट में फाटोन्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने पर मबनी होते हैं। इसके अलावा ये लाजमी तौर पर गोश्त या जानवरों की मसनूआत को खारिज नहीं करती। तो जो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ वैगन मुकम्मल तौर पर पौधों पर मबनी है, वो गलत है, क्योंकि बहुत सी पौधों पर मबनी ग़िज़ाएं भी गैर सेहत बख्श होती है और सोजिश वाली बीमारियों को मज़ीद बिगाड़ सकती है। बजाय इसके कि हम खानों की बड़ी अक़साम को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के देखें, जैसे कि पौधों पर मबनी, कार्निवर या जानवरों पर मबनी, और बजाय इसके कि हम डाइट को ये वसी और हद से ज़्यादा अमूमी लेबल दें, मैं फाटोन्यूट्रिएंट्स को एक पैमाना बनाता हूँ कि खाना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह।
और मैं ये फ्रेम वर्क अपने क्लाइंट्स को फराहम करता हूं जब वो अपने खाने के इंतखाब कर रहे होते हैं। इन डॉट्स के हिस्सों को हर फर्द के लिए ज़ाती तौर पर तरतीब देना बहुत बहुत अहम है ताकि बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकें। लेकिन हम ये देखते हैं कि खुद डाइट बड़ी बीमारियों को हल करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि ये आंतों में सेहतमंद माइक्रोबियल कॉलोनीज की हिमायत करती है। कुछ स्लाइड्स जो आपने अभी देखी हैं वो एक लेक्चर से ली गई थी जो मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फाटो न्यूट्रिशन के मौजू पर दिया था। तो ये एक ऐसा शोबा है जिसे बहुत ज़्यादा तवज्जो और मीडिया कवरेज मिल रही है, और मुझसे अक्सर मेरे फाटो डाइट और उसके काम करने के तरीके के बारे में सवालात किए जाते हैं। नंबर 4, दबाव और सदमे को नज़रअंदाज करना। कैनेडियन मुआलिज गीबर मेटे ने मशहूर तौर पर कहा है कि दबाव और सदमा खुदकार मुदाफ़ती सोजिश और निज़ाम हज़म की खराबी की जड़ हैं। अपनी किताब दी मिथ ऑफ नॉर्मल में वो कहते हैं कि कुछ मुसन्निफीन का मानना है कि यही असल वजह है। मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बे और क्लाइंट्स के साथ काम करने की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि तकरीबन हमेशा यही मामला होता है। मैं इसके लिए चंद बुनियादी सवालात पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ज़रूरियात है जो पूरी नहीं हो रही? पूरी ना होने वाली ज़रूरियात में वो चीज़ें शामिल हो सकती हैं जैसे कि कुदरत में वक्त गुजारना, आराम और सुकून, नींद, कुर्बत, जिस्मानी सरगर्मी, तख्लीकी अफनकाराना इजहार, सेहतमंद खाना खाने के मौके। जब मैं उनसे इन पूरी ना होने वाली ज़रूरियात के बारे में पूछता हूँ तो तकरीबन हर शख्स यानी 100% लोग जिनसे मैं बात करता हूँ कम अज़ कम एक या दो ऐसी ज़रूरियात ज़रूर रखते हैं। अब अगला सवाल जो मैं पूछता हूँ वो ये है, क्या चीज़ आपको इस पूरी ना होने वाली ज़रूरत को पूरा करने से रोक रही है? और अमूमन ये किसी न किसी किस्म की जिम्मेदारी होती है। तो वो कहते हैं, मुझे काम करना है, मुझे अपने बच्चों किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की देखभाल करनी है, मुझ पर यह समाजी स्लैश माली स्लैश खानदानी जिम्मेदारियां हैं। तो बुनियादी तौर पर उसका मतलब यह है कि वो अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा वो काम करते हुए गुजारते हैं जो उन्हें करने ही पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात और अपनी पसंद की कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो अपना पूरा दिन इस बुनियाद पर गुजारते हैं कि मनफी नताइज से बचा जाए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं और दूसरों को खुश किया जाए, चाहे इसके लिए अपनी ज़ात को कुर्बान करना पड़े। और यह ख़तरनाक हो सकता है। तो इसे सदमा क्यों कहा जाता है? ऐसा लगता है कि जो कुछ हमने अभी बात की है वो तो इस दुनिया के तकरीबन हर इंसान पर लागू होता है। दरअसल गाबूर माती सदमे को दो तरह से बयान करते हैं, एक छोटा टी यानी छोटा सदमा और दूसरा बड़ा टी यानी बड़ा सदमा। बड़ा सदमा, बिग टी ट्रॉमा, ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे बदसलूकी, नजरअंदाजी, जिस्मानी हमला या किसी अजीज की मौत। लेकिन छोटा सदमा, स्मॉल टी ट्रॉमा, बज़ाहिर आम जिंदगी के तजुर्बात से भी हो सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता फर्द को ये सिखा देते हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करे और उनसे लाताल्लुक़ हो जाए। और बदकिस्मती से बहुत से लोग, यहाँ तक कि वो भी जो बज़ाहिर मुतवाज़िन और कामयाब हैं, इस मसले से दो चार होते हैं। माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में हमने हाल ही में एक सदमा और दबाव से आगाही का टूल शामिल किया है जो लोगों को इन मसाइल की निशानदेही करने और उन पर फौरी तौर पर अमल करने में मदद देता है ताकि जल्द नताइज हासिल किए जा सकें। हम एक मुआविन जरिया भी फराहम करते हैं ताकि लोग मुनासिब वक्त में उन मसाइल पर काबू पा सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। पांचवा, नाक़िस नींद। अब तनाव और गैर पूरी ज़रूरियात के हवाले से बहुत से लोगों को मुनासिब आरामदेह नींद नहीं आती। उनकी नींद में खलल पड़ सकता है या वो कसरत से जागते हैं। और हमारे पास एक पूरा मॉडेल है जो नींद को बेहतर बनाने के लिए वक्फ है ताकि दिन भर तनाव को आसानी से काबू किया जा सके। यहाँ तक कि एक दिन का बुरा आराम कई दिनों तक सोजिश में इजाफे का बाइस बन सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक इन्वेंट्री करें और वाकई ये मालूम करें कि आप कितनी पुरसुकून नींद ले रहे हैं। जिन लोगों की नींद का मामूल ख़राब होता है, इनमें सोजिश पैदा करने वाले साइटोकाइनेस की मिकदार ज़्यादा होती है जो खुद कार सोजिश और हाजमे की खराबी को मज़ीद बिगाड़ देते हैं। छठा, गैर फ़आल तर्ज़ ज़िंदगी। इसी गैर पूरी ज़रूरियात के मौजू के तहत जिस्मानी सरगर्मी और वर्जिश की कमी एक ज़ाय शुदा मौका है। हर बार जब हम वर्जिश करते हैं, हमारा जिस्म खलियाती सिग्नलिंग मालिक्यूल्स और हार्मोन्स खारिज करता है जो टिश्यूज़ को शिफा देते हैं। ये फ़ायदेमंद केमिकल सोजिश को भी रोकते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं उनमें तवील मुद्दत तक TNF-अल्फ़ा की सतह कम रहती है। IL-6 और TNF-अल्फ़ा वो खलियाती सिग्नलिंग मालिक्यूल्स है जिन्हें आप खून में माप सकते हैं और ये पेश गोई करते हैं कि जिस्म का रद्द अमल गैर सेहतमंद होगा असेहतमंद। दर हकीकत ये साइटोकाइनेस बहुत सी दायमी बीमारियों में शामिल होते हैं।
हकीकत यह है कि TNF अल्फा को रोकने वाले सबसे ताकतवर अवामिल में से एक वर्जिश है, और बदकिस्मती से गैर फ़आल तर्ज़ ज़िंदगी रखने वाले अफराद में उनकी सतह ज़्यादा होती है। और यहाँ एक तहकीक है जो इसी बात का जायज़ा लेती है। सिर्फ यही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि वर्जिश सेहतमंद माइक्रोबायोम को फ़रोग़ देने में मदद देती है। और यहाँ एक और तहकीक है जो इस पर रोशनी डालती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी थकन और कभी कभार दर्द के साथ वर्जिश कैसे की जाए, और उसका जवाब यह है कि आप खुद को ढालते हैं। आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक एक तरबियती मंसूबा बनाते हैं और इस पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करते हैं। कभी कभी ये सलाहियतों की शनाख्त करना और ऐसे हरकत और मशकों को बढ़ाना होता है जो जोड़ों आसाब पर ज्यादा दबाव ना डालें। कभी कभी ये आहिस्ता और ज्यादा सोच समझ कर की जाने वाली वर्जिशें होती हैं ताकि पठों की मजबूती में इजाफा हो सके। आमतौर पर जब हम क्लिनिक में लोगों को किसी हद तक महदूद देखते हैं तो हम उनकी रुकावटों के मुताबिक काम करते हैं ताकि कामयाबी हासिल की जा सके। माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में हमारा यकीन है कि हम सोरियासिस की जड़ों को ख़त्म करके देरपा नताइज हासिल कर सकते हैं। हम सोजिश के हल अद्वियात के बगैर तलाश करते हैं, और कोचिंग और माहिर तिब्बी जायजे की मदद से हम बेहतरी के लिए हकीकी कोशिश वक्फ कर सकते हैं और ख़ास तौर पर खुराक हाजमानी, जहनी दबाव और वर्जिश को बेहतर बना सकते हैं। ये वो अहम शोबे हैं जो सोरियासिस में इजाफा करते हैं और इसे मज़ीद बिगाड़ते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके जानने वालों में कोई सोरियासिस का शिकार है और ये मालूमात इसके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं तो इसे ज़रूर बताएं। मैं सोरियासिस और इस बीमारी को बगैर अद्वियात के कुदरती तरीके से ठीक करने के बारे में बहुत सी मालूमात फराहम करता हूँ। तो माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक की मज़ीद वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। अगली बार तक मैं हूँ डॉक्टर दिसारी।